मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरी एक डिलीवरी की कीमत साफ साफ 10 लाख रुपए होती है, लेकिन लोग इसे महंगा कहने के बजाय मुझे एक डिलीवरी के लिए 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इस उम्मीद में अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने को तैयार हो जाते हैं कि मैं उनके लिए एक बार सामान पहुंचा दूं। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मैं भी एक साधारण डिलीवरी बॉय था। सब कुछ उस दिन बदल गया जब 15 जुलाई को मैंने एक अजीब सा ऑर्डर स्वीकार किया। उसी ऑर्डर ने मुझे डिलीवरी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया। उस दिन एक ग्राहक ने ऑर्डर किया था थोड़ा सा बारबेक्यू, एक बोतल फेतियान लोंगताई शराब, एक पैकेट हुआजी सिगरेट और एक लाइटर। जब मैंने सारा सामान खरीद लिया और उसे पहुंचाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी मेरी नजर ऑर्डर में लिखे गए विशेष निर्देश पर पड़ी। ये ऑर्डर थोड़ा अजीब था। उसके नोट में लिखा था, लिफ्ट में घुसने के बाद चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबाना। इसके बाद डिलीवरी के स्थान की जानकारी की जगह केवल कुछ तारों के निशान बने हुए थे। मुझे लगा कि शायद कोई संवेदनशील जानकारी थी जिसे सिस्टम ने अपने आप छिपा दिया होगा, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं दिए गए पते पर पहुंचा और लिफ्ट में दाखिल हुआ तो मैंने बिना कुछ सोचे चौथी मंजिल का बटन लगातार 4 बार दबा दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई सनक थी, बल्कि आजकल कुछ ग्राहक इतने अजीब होते हैं कि मुझे डर था कहीं मैंने उनकी बताई हुई बात नहीं मानी तो वह मुझे खराब रेटिंग न दे दें। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा ही नुकसान होता। लेकिन जैसे ही मैंने चौथी बार बटन दबाया, ऊपर की ओर सामान्य रूप से चल रही लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगी। कुछ ही क्षणों में मुझे भयंकर भारहीनता का एहसास होने लगा, मानो मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। फिर धड़ाम की एक जोरदार आवाज हुई और लिफ्ट अचानक रुक गई। मेरे डर के मारे पैरों से जान निकल गई। मुझे लगा कि किसी सनकी आदमी ने मुझे परेशान करने के लिए कोई घटिया मजाक रचा है। लेकिन जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला और उस ग्राहक से इस बेहुदा मजाक का हिसाब पूछने के लिए आगे बढ़ा, तो कुछ ही कदम चलने के बाद मेरे सामने का पूरा दृश्य अचानक बदल गया। मेरी आंखों के सामने अब एक अंतहीन शहर फैला हुआ था। वहां आधुनिक इमारतें भी थीं और प्राचीन शैली की विशाल हवेलियां भी। आसमान धूसर रंग का था, मानो उस पर हमेशा के लिए बादलों की एक परत छा गई हो। मैंने आसपास आते जाते लोगों को देखा। किसी ने हानफू पहन रखा था, किसी ने छिपाव और कोई झोंग शान सूट में था। सभी के कपड़े अलग अलग युगों और संस्कृतियों के लग रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कारण यह था कि उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, इतने सफेद कि उनमें जरा सा भी खून दिखाई नहीं दे रहा था। वे किसी जीवित इंसान से ज्यादा मृतकों जैसे लग रहे थे। ये भ्रम है, ये जरूर कोई भ्रम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये सोचते हुए मैं घबरा कर मुड़ा और तेजी से वापस लिफ्ट की ओर भागने लगा। तभी अचानक किसी बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ये मेरा ऑर्डर है, सामान लाओ। उस आवाज को सुनते ही मेरा दिल जैसे गले तक आ गया। मैं घबरा कर तुरंत पीछे मुड़ा। मेरे सामने लगभग 40 साल का एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। उसके बालों की स्टाइल और कपड़े बिल्कुल आधुनिक थे, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, जिसमें जरा सी भी रक्तिमा नहीं थी। उसे देखते ही मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और मैं डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। चिल्लाना बंद करो, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो डरने से क्या फायदा, उसने शांत स्वर में कहा। इतना कहकर उस आदमी ने सीधे पैकेट खोला और उसमें से भुना हुआ गुर्दा निकालकर खाने लगा, लेकिन उसने उसे चबाकर तुरंत थूक दिया। इसके बाद उसने फेतियान लोंगताई शराब की एक घूंट ली और उसे भी बाहर थूक दिया। उसकी आंखों में गहरी यादों की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इन स्वादों को महसूस करते हुए अपने किसी पुराने समय को याद कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और आनंद का भाव साफ झलक रहा था। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। मैं लगभग रोते हुए उससे बोला, बड़े भाई, मुझे डिलीवरी का पैसा नहीं चाहिए, सामान भी आपको दे दिया है, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मध्यम आयु के उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्त में चीजें लेना भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन उससे कर्मों का ऋण चढ़ जाता है, इससे पुण्य नष्ट होता है। क्या पता अगले जन्म में पुनर्जन्म लेने का मौका भी ना मिले। ये कहते हुए वो मेरे बगल में बैठ गया। उसने हुआजी सिगरेट का एक पैकेट खोला, एक सिगरेट सुलगाई और दूसरी सिगरेट लाइटर के साथ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, लो एक कश लगाओ, डर थोड़ा कम हो जाएगा। उस समय मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थी वह रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। कांपती हुई आवाज में मैंने उससे पूछा, ये जगह आखिर है कहाँ? उसने अपनी जेब से नवीनतम मॉडल का आईफोन निकाला और उसे देखते हुए गहरी सांस भरकर भावुक स्वर में कहा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये इनलोक है, यानी मृत आत्माओं की दुनिया। मुझे सिगरेट पीने की तलब लगी हुई थी और खाने का भी बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने उन लोगों से मंगवाए गए इस मोबाइल फोन से जरा कोशिश की कि क्या यहाँ से खाना ऑर्डर किया जा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच डिलीवरी का ऑर्डर लग जाएगा। लगता है मैंने उस आदमी की जिंदगी में जो भलाई की थी उसका फल मुझे मिल गया। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गया काम से, एक डिलीवरी करने निकला था और सीधे यमलोक पहुंच गया। मैंने मन ही मन चीखते हुए सोचा। मैं कांपती हुई आवाज में बोला, तो क्या मैं वापस अपनी दुनिया में जा
सकता हूँ? तब उसे जैसे अचानक याद आया कि उसने अभी तक मुझे सबसे जरूरी बात बताई ही नहीं थी। वह बोला, बिल्कुल जा सकते हो, यहाँ 1 घंटे से ज्यादा मत रुकना। अगर तुम्हारा यहाँ ठहरने का समय 1 घंटे से कम रहा तो तुम सुरक्षित अपनी दुनिया में लौट जाओगे। उसने मेरी ओर देखते हुए आगे कहा, तुम्हारे शरीर की यांग ऊर्जा बहुत प्रबल है। इस जगह पर कोई भी आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहूं तो मेरा नाम सुतुच्यांग है। आधी जिंदगी जी लेने के बाद मुझे किसी बात का ज्यादा पछतावा नहीं है। अगर किसी के प्रति अपराध बोध है तो वह सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। जब मैं जवान था तब मैं एक निकम्मा और गैर जिम्मेदार इंसान था। मुझ पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर भाग गया। बाद में मैंने अपना नाम बदल लिया और मेहनत करके एक बड़े होटल का मालिक बन गया। लेकिन मैं कभी अपनी पत्नी और बच्चे को वापस लेने नहीं गया। इतना ही नहीं, मेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी आ गई। फिर एक दिन मेरी कार दुर्घटना में मौत हो गई। ये कहते कहते सुतुच्यांग ने गहरी सांस ली और अफसोस भरे स्वर में कहा, मरने से पहले मैंने उनके बारे में जानकारी जुटाई थी। इन सालों में वे लोग मेरे पुराने कर्ज के कारण लगातार परेशान किए जाते रहे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में बीती है, इसलिए मैंने उनसे अपनी पहचान छिपाकर एक अलग बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा कर रखे थे। मैं वह पैसे उन्हें देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। अपना पेमेंट क्यूआर कोड निकालो। मैंने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ अपना क्यूआर कोड उसके सामने कर दिया। कुछ क्षण बाद वह बोला, हो गया, मैंने तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, इनमें से 9 लाख रुपए मेरी बेटी को दे देना, बाकी 1 लाख रुपए तुम्हारी डिलीवरी फीस है। अगर तुम्हें यह कम लगे तो हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे ज्यादा पैसे मांगोगे तो मैं वो भी मान लूंगा। आखिर इस समय मेरी मदद केवल तुम ही कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन मैं भला उससे मोल भाव करने की हिम्मत कैसे करता। समस्या यह थी कि यहाँ मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं ये भी नहीं देख सकता था कि पैसे सचमुच आए हैं या नहीं। मजबूरन मुझे उसकी इस भूतिया बात पर फिलहाल भरोसा करना पड़ा। मैंने झिझकते हुए उससे पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं सारे पैसे खुद ही रख लूंगा? ये सुनकर सुतुच्यांग हंस पड़ा और बोला, क्या तुम नीचे यिनलोक में आकर मेरे साथ खाना बनाना चाहते हो? उसकी बात सुनते ही मेरी सारी चालाकी हवा हो गई। मैंने तुरंत दोनों हाथ उठाकर कसम खाई, मैं वादा करता हूँ 1 रुपया भी ज्यादा नहीं रखूंगा। इसके बाद मैंने उससे पूछा, लेकिन मैं आपकी बेटी को कैसे ढूंढूंगा? सुतुच्यांग ने जवाब दिया, उसका नाम सुइरान है। वह झोंगहाई विश्वविद्यालय के मेडिकल विभाग में 3रे वर्ष की छात्रा है। मैंने झिझकते हुए कहा, अगर उसने मुझे कोई ठग या बदमाश समझ लिया तो? सुतुच्यांग कुछ पल के लिए पुरानी यादों में खो गया और बोला, यह तो बहुत आसान है। उसके बाईं सीने के नीचे जन्म से एक छोटा सा लाल तिल है। इसके अलावा उसके नितंब पर एक घुमावदार निशान भी है। बचपन में जब हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे तब वह गलती से जलते हुए चूल्हे से छू गई थी और वही निशान रह गया। ऐसी निजी बातें कोई बाहरी व्यक्ति जान ही नहीं सकता, इसलिए जब तुम मुझसे ये बातें कहोगे तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम सच कह रहे हो। मैंने अनजाने में पूछ लिया, उसके नितंब बड़े हैं क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि निशान बाईं तरफ है या दाईं तरफ? सुतुच्यांग ने जवाब दिया, दाईं तरफ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वो तुरंत बोला, नहीं, फिर कभी मत मिलना। उसकी बात सुनकर मैंने एक पल भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और सीधे गलियारे की ओर भाग पड़ा। जैसे ही मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ, मेरे मोबाइल फोन में अचानक नेटवर्क वापस आ गया। उसी समय फोन लगातार कंपन करने लगा और मेरे कानों में पैसे आने वाली नोटिफिकेशन की मधुर आवाज गूंज उठी। मैंने कांपते हुए मोबाइल खोला। स्क्रीन पर लिखा था, सुतुच्यांग ने आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। मैंने अपनी आंखें कई बार मलकर दोबारा देखा। 10 लाख रुपए? इतने पैसे कमाने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करके लगभग 10 साल तक डिलीवरी करनी पड़ती। अगर मैं सारे पैसे खुद ही रख लूं तो मेरी 10 साल की मेहनत एक झटके में बच सकती थी। मेरे मन में लालच और ईमानदारी के बीच एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और उन पैसों को हड़पने की हिम्मत नहीं की। न जाने क्यों मुझे भीतर ही भीतर ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैंने 1 रुपया भी ज्यादा रखा तो मेरी मौत निश्चित है। हालांकि अभी भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं उत्साहित था। आखिर मुझे सुइरान को ढूंढकर उसके पिता के पैसे पहुंचाने थे। संयोग से वह झोंगहाई विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। मैंने सोचा कि इसी बहाने अपनी गर्लफ्रेंड यांगलू से भी मिल लूं। वो भी वहीं पढ़ती थी और पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं झोंगहाई विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि यांगलू सड़क के किनारे खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और मिठास साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वहां से गुजरने वाले लड़के भी अनायास ही एक बार मुड़कर उसे देख लेते थे। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और मजाक में कहा, लुलू, क्या इसे ही दिलों का मिलना कहते हैं? मैंने तुम्हें फोन भी नहीं किया और हम यूं ही टकरा गए। मैं गाड़ी से उतरा और हाथों में पकड़ा हुआ फूलों का गुलदस्ता यांगलू की ओर बढ़ा दिया। मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने तुरंत एक कदम पीछे हटकर मेरा हाथ खाली हवा में ही छोड़ दिया। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझसे दूर रहो। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी और हाँ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। हम
ब्रेकअप कर रहे हैं, आगे से मुझसे दूर ही रहना। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ देखकर गलत समझे। उसकी बातें मेरे लिए किसी आसमानी बिजली के गिरने से कम नहीं थी। मैं कुछ क्षणों के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। इसके बाद मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे मजाक मत करो, तुम्हें पता है अब मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। यांग लू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम अपने इन 2-4 पैसों के दम पर मुझे पालोगे? उसके शब्दों में इतनी नफरत और तिरस्कार था कि मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। ये कहते हुए यांग लू ने सामने से आती एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कार में बैठ पाओगे? लेकिन मैं आज ही इसमें बैठ सकती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपना समय क्यों बर्बाद करूँ? इतना कहकर उसने मेरी ओर तिरस्कार भरी नजर डाली और वहां से चली गई। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी। वह सीधे उस स्पोर्ट्स कार के पास जाकर रुक गई। कुछ ही क्षण बाद बेहद महंगे और शाही कपड़ों में सजा एक युवा कार से बाहर निकला। यांग लू तुरंत उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उससे लिपट गई। उस समय वह बिल्कुल एक प्यारी और मासूम लड़की की तरह उसके साथ खड़ी थी। मेरे सामने यह दृश्य देखकर मेरा सीना गुस्से और दर्द से जोर जोर से उठने गिरने लगा। तभी पास खड़ा एक मोटा आदमी तमाशा देखते हुए व्यंग्य से बोला, भाई अब तो तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट गया होगा। वह आगे कहने लगा, वह तो अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। तुम सच में सोचते थे कि वह तुम्हारे जैसे एक डिलीवरी बॉय को पसंद करेगी? उसने उस युवक की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? पास खड़े उस मोटे आदमी ने धीरे से कहा, वह कोई मामूली इंसान नहीं है, वह कॉलेज का मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष चेन त्यानमिंग है। ऊपर से एक बड़े अमीर परिवार का बेटा भी है। एक और मासूम और खूबसूरत जूनियर लड़की उसके प्यार में पड़ गई। उसी समय चेन त्यानमिंग की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए उन दोनों को देख रहा हूँ, तो उसने यांग लू से पूछा, क्या तुम इस डिलीवरी वाले को जानती हो? यांग लू ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, बस हाई स्कूल का एक सहपाठी है, हम ज्यादा करीब नहीं है। अच्छा तो चलो, ये कहकर चेन त्यानमिंग मुड़ा। उसने एक हाथ से कार का दरवाजा खोला और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को मेरी तरफ हल्के से हिलाया। वह एक होटल के कमरे की कार्ड थी। उसे देखते ही मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। तभी मुझे याद आया कि पिछले कुछ समय से जब भी मैं यांग लू से मिलने की बात करता था, वह हमेशा यही कहकर मना कर देती थी कि वह अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त है। अब मुझे समझ आ गया था कि उसकी व्यस्तता की असली वजह क्या थी। तो वह पढ़ाई के नाम पर यही सब कर रही थी। मुझे याद आया कि कभी मैंने उससे वादा किया था कि शादी से पहले मैं उसकी मर्यादा का पूरा सम्मान करूंगा और उसे कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन आज पता चला कि मेरी सच्चाई और सम्मान की कोई कीमत ही नहीं थी। मैंने खुद को शांत किया और उस मोटे लड़के की ओर देखकर पूछा, क्या तुम सुईरान को जानते हो? गर्लफ्रेंड तो जा चुकी थी, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर मिले इस काम को मैं हर हाल में पूरा करना चाहता था। अभी मेरी एक ही इच्छा थी, सुतुचियांग की आखिरी इच्छा पूरी करूं और इस दुख भरी जगह से जल्द निकल जाऊं। मेरी बात सुनकर वह मोटा लड़का इतनी जोर से हंसा कि अपनी ही लार से खांसने लगा। मैंने सही सुना? तुम सुईरान के बारे में पूछ रहे हो? वह हंसते हुए बोला, भाई सुईरान तो इस कॉलेज की 4 सबसे मशहूर सुंदरियों में से एक है। यहाँ तक कि चेन त्यानमिंग जैसा अमीर और हैंडसम लड़का भी उसे पटाने में नाकाम रहा है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैं समझ गया कि बात समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने असहाय होकर कहा, क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? मोटा लड़का मेरी ओर अजीब सी मुस्कान के साथ देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, बिल्कुल ले चलूंगा। इस समय सुईरान देवी शायद कैंटीन में खाना खा रही होगी। कुछ देर बाद हम दोनों कॉलेज की कैंटीन के बाहर पहुंच गए। उस मोटे लड़के ने शीशे की खिड़की से अंदर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, जो लड़की वहां बैठी है वही सुईरान है। मैंने उसकी ओर देखा। वह बेहद आकर्षक और खूबसूरत युवती थी जिसकी मौजूदगी पूरे माहौल को अलग ही बना रही थी। मोटा लड़का मुझे चेतावनी देते हुए बोला, एक बात याद रखना, उसके पीछे बड़े बड़े अफसरों के बेटे और अरबपति परिवारों के लड़के पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि छात्र संघ के अध्यक्ष चेन त्यानमिंग भी उसके सामने कुछ नहीं है। अगर अभी भी डरकर पीछे हटना चाहते हो तो मैं बस तुम्हारा थोड़ा सा मजाक उड़ाऊंगा, लेकिन अगर तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की और उसके किसी दीवाने आशिक ने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं बिकती। उसकी बाकी बातें मैंने सुनना ही जरूरी नहीं समझा। मैं बिना कुछ कहे सीधे कैंटीन के अंदर चला गया और सुईरान के पास जाकर रुक गया। जब मैंने उसे करीब से देखा तो एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। उसका चेहरा मानो किसी कलाकार की बनाई हुई उत्कृष्ट कलाकृति हो, एकदम बेदाग और मनमोहक। उसकी खूबसूरती किसी परी से कम नहीं थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, सु तुचांग जैसा आदमी इतनी खूबसूरत बेटी का पिता कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह उसकी बेटी है? मेरे मन में अनायास ही ये सवाल उठ खड़ा हुआ। तभी उसके बगल में बैठी उसकी सहेली श्वेशान शान ने मुझे घूरते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, काफी देर से घूर रहे हो, अब देख लिया हो तो यहाँ से जा सकते हो। हमारी ईरान बहुत खूबसूरत है, ये हमें भी पता है, लेकिन तुम्हें अपनी हैसियत का भी थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए। मैंने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे सुईरान से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ बाहर किसी शांत जगह पर चल सकती हैं? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सुईरान थोड़ी हैरान हुई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी सहेली श्वेशान शान ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक को ऐसे कसकर पकड़ लिया मानो वह कोई हथियार हो।
हो। वह गुस्से में बोली, तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? पहली बार किसी लड़की से मिल रहे हो और सीधे उसे किसी सुनसान जगह पर चलने के लिए कह रहे हो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उधर अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था। मैं पहले से ही गुस्से और दुख से भरा हुआ था, ऊपर से बिना किसी वजह के डांट भी सुननी पड़ रही थी। आखिरकार मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने झुंझला कर कहा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कृपया चुप रहो। मेरी बात सुनते ही श्वे शान ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई है, यह आदमी ईरान के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज गूंजते ही कैंटीन में बैठे लड़कों की भीड़ अपनी अपनी सीटों से उठकर मेरी ओर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते दर्जनों छात्र मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक गुस्से में बोला, ज्यादा हरकत मत करना, ये हमारा झोंगहाई विश्वविद्यालय है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम गुंडागर्दी कर सको। दूसरे ने कहा, अगर तुमने कुछ गलत किया तो यहाँ इतने लोग हैं कि तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये देखकर श्वे शान ने स्वाभाविक रूप से सुईरान का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से बाहर ले जाने लगी। मेरे सामने अचानक इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, मैं किसी भी कीमत पर सुईरान को यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। अगर मैं उससे मिले बिना लौट गया तो न केवल सु तुचियांग की आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, बल्कि न जाने मेरे साथ क्या अनहोनी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे सुईरान से अकेले में बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। मजबूर होकर मैंने ऊंची आवाज में उसे पुकारा, सुईरान, क्या तुम्हारे शरीर पर एक छोटा सा लाल तिल है? वो, तुम समझ रही हो ना, बाईं तरफ, थोड़ा नीचे की ओर। मैंने आगे कहा, और क्या तुम्हारे शरीर पर लगभग आधी उंगली जितना लंबा धनुषाकार निशान भी है, जो बचपन में जलते हुए चूल्हे से जल जाने की वजह से बना था? मेरी बात सुनते ही सुईरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सीने में कोई नन्हा हिरण इधर उधर दौड़ रहा हो। हालांकि मैंने उन स्थानों का नाम सीधे सीधे नहीं लिया था, लेकिन मेरे इशारे इतने स्पष्ट थे कि उन्हें समझने में किसी को भी देर नहीं लगती। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक अजनबी आदमी न केवल उसके इन बेहद निजी निशानों के बारे में जानता था, बल्कि अब वह सबके सामने उनका जिक्र भी कर रहा था। कुछ ही क्षणों के लिए वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सुईरान को ऐसा लग रहा था मानो शर्म के मारे वह जमीन में ही समा जाए। अच्छी बात यह थी कि मैंने उन निशानों की सटीक जगह का खुलकर जिक्र नहीं किया था, वरना आज यह कैंटीन उसके लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने का सबसे बड़ा मंच बन जाती। मेरी बातें सुनते ही वह तेजी से मेरी ओर बढ़ी और अपने मुलायम हाथ से तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया। वह शर्म और घबराहट से अपना सिर झुकाकर बोली, बस अब एक शब्द भी मत कहिए, मैं आपके साथ बाहर चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसके ये शब्द सबके कानों में पड़े, पूरी कैंटीन में मौजूद लोगों के दिमाग मानो कुछ क्षणों के लिए काम करना बंद कर गए। विशाल कैंटीन अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गई। सब लोग अविश्वास के साथ यह दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। मैं भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथों से आती हल्की सी खुशबू मेरे मन को विचलित कर रही थी। सुईरान ने घबराकर कहा, चलिए हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। अब वह एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। घबराहट में सुईरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगभग खींचते हुए कैंटीन से बाहर ले जाने लगे। यह दृश्य देखकर श्वे शान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने तुरंत पूछा, ईरान, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सुईरान ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, मैं इन्हें बाहर ले जाकर कुछ निजी बातें करना चाहती हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। उसके इतना कहते ही जो कैंटीन कुछ क्षण पहले पूरी तरह शांत थी, वहां अचानक हंगामा मच गया। क्या वह डिलीवरी बॉय आखिर है कौन? अरे अभी अभी ईरान देवी ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद किया था। इसका मतलब तो हुआ कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उसे छू लिया। और वह लाल तिल और निशान वाली बात क्या थी? बाईं तरफ, थोड़ा नीचे, पैरों के ऊपर, कमर के नीचे। आखिर वह कहना क्या चाहता था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। पूरी कैंटीन में हर कोई इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉलेज की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत लड़की एक डिलीवरी बॉय का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले गई है। कैंटीन के बाहर खड़ा वह मोटा लड़का इस पूरे दृश्य को देखकर दंग रह गया। हे भगवान, ये डिलीवरी बॉय तो सच में कमाल का निकला। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि सुईरान सचमुच उस डिलीवरी बॉय के साथ बाहर चली गई है और दोनों की हरकतें इतनी करीबी लग रही हैं, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, सिर्फ यह पक्का करने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। कुछ देर बाद सुईरान मुझे कॉलेज के बाहर एक केटीवी कराओके लाउंज में ले गई। उसने वहां एक निजी कमरा बुक कराया और हम दोनों अंदर चले गए। कमरे में पहुंचते ही उसने सतर्क नजरों से मेरी ओर देखते हुए पूछा, अभी जो बातें तुमने सबके सामने कही थी, उनका क्या मतलब था? मैंने धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मेरी बात सुनते ही वह गुस्से से कांप उठी। उसके चेहरे पर शर्म और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। कौन कहता है कि हम अपने लोग हैं? उसने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने मुझे सख्त लहजे में चेतावनी दी, बेहतर होगा कि तुम कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे
जरा भी कुछ गड़बड़ लगा तो मैं तुरंत चिल्ला दूंगी। मैंने हवा में इशारा करते हुए उसके शरीर के बाईं ओर थोड़ा नीचे वाले हिस्से की तरफ संकेत किया और कहा, तुम्हारे वहाँ एक छोटा सा लाल तिल है, सही कहा ना? फिर मैंने अपने दाएं नितंब की ओर इशारा करते हुए कहा, और जब तुम बचपन में छुपन छुपाई खेल रही थी तब जलते हुए चूल्हे से तुम्हें चोट लगी थी, उसी वजह से वहाँ एक धनुषाकार निशान आज भी मौजूद है। सुईरान ने हैरानी और घबराहट से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं आराम से सोफे पर बैठ गया और सिर उठाकर बोला, मेरा नाम वांग यांग है। तुम्हारे पिता सुतुचांग ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उन्हें डर था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये सारी निजी बातें बताई ताकि मैं अपनी बात साबित कर सकूं। मेरे पिता? सुईरान एकदम से स्तब्ध रह गई। उसके लिए अपने पिता की यादें आज भी 8 साल की उम्र में ही थम गई थी। उसे बस इतना याद था कि एक दिन उसके पिता घर से बाहर गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उस दिन के बाद से उसके जीवन में पिता नाम का रिश्ता केवल एक अधूरी याद बनकर रह गया था। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अक्सर कुछ लोग उनके घर में घुस आते, सामान तोड़ फोड़ करते, उन्हें मारते पीटते और धमकी देते कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो माँ बेटी को जबरन गलत काम करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इन वर्षों में उसकी माँ ने एक साथ 4-4 नौकरियां करके किसी तरह घर चलाया। उसी कमाई से उन्होंने सुईरान की पढ़ाई का खर्च उठाया, घर का गुजारा किया और धीरे धीरे सारा कर्ज भी चुकाया। इस साल जाकर वह कर्ज पूरी तरह खत्म हुआ था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में बड़ी हुई सुईरान के मन में अपने पिता सुतुचांग के प्रति गहरी नफरत भर चुकी थी। पुरानी यादें उसके दिल के जख्मों को फिर से हरा कर गईं। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं उसके सामने असहाय सा बैठा था, समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दूं। आखिरकार मैंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, जरा धीरे रो, अगर किसी ने बाहर से सुन लिया तो लोग यही समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। मेरी बात सुनकर वह और ज्यादा रोने लगी। कुछ देर बाद उसने रूंधे हुए गले से पूछा, अगर उन्हें सचमुच मेरी इतनी चिंता थी तो वे खुद मेरे सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने तुम्हें ही क्यों भेजा है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए 9 लाख रुपए जमा करके रखे। मेरी बात सुनते ही सुईरान के चेहरे पर नफरत और अस्वीकार का भाव आ गया। उसने बिना एक पल सोचे कहा, उनके पैसे का 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो मेरा क्या होगा? मेरी जान का सवाल है। इस मामले में मेरी जान जुड़ी हुई थी, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। मैं उसका अंधभक्त बनने वाला नहीं था और न ही उसकी जिद को यूं ही सहने वाला था। गुस्से में मैंने सीधे उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। सुईरान ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या? कभी अपने घर की हालत के बारे में सोचा है? तुम अभी जवान हो, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा है? इन सालों में तुम्हारी माँ ने 4-4 नौकरियां करके तुम्हें पाला है। उसने कर्ज चुकाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारा भविष्य बनाया। और सुनो, ये पैसा तुम्हारे पिता की मौज मस्ती की कमाई नहीं है। तुम्हारी माँ ने जिन कर्जों को चुकाने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उसी का एक तरह से ये हक है। मैंने गंभीर स्वर में आगे कहा, यह पैसा तुम्हारे पिता का अंतिम पश्चाताप और तुम्हारी माँ बेटी के लिए उनका आखिरी मुआवजा है। इसे ठुकराने का अधिकार सिर्फ तुम्हें नहीं है। ये पैसा उसी कर्ज का हिस्सा समझो जो तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ पर छोड़ गए थे। इतना कहकर मैंने अपना मोबाइल निकाला और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अपना अकाउंट नंबर बताओ। अगर तुमने ये पैसे लेने से मना किया तो मैं तुम्हारी उन निजी बातों को सबके सामने बता दूंगा। आखिरकार उसने मजबूरी में मुझे अपना कांटेक्ट दे दिया। मैंने उसे फ्रेंड के रूप में जोड़ा और पूरे 9 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद मैंने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार सुतुचांग की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी और मेरी जान पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया था। मैं अभी मुड़कर वहां से जाने ही वाला था कि सुईरान ने अचानक मेरा रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है और अब ऐसे ही चले जाओगे? मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले उसने कहा, कल एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। क्या कहा? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? मैंने अविश्वास से पूछा। फिर मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं मना करता हूँ। मैंने हल्के व्यंग्य के साथ आगे कहा, अगर हमेशा के लिए बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। आज ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा देकर छोड़ दिया है। क्या तुम चाहती हो कि कल मुझे एक बार फिर ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़े? और ऊपर से तुम तो पूरे कॉलेज की देवी मानी जाती हो। तुम्हारे साथ एक दिन का रिश्ता भी मेरे लिए किसी मुसीबत को न्योता देने जैसा होगा। सुईरान ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं सिर्फ एक बात कह दूं तो न जाने कितने लड़के खुशी खुशी एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हो जाएंगे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात समझाई। एक बुजुर्ग प्रोफेसर है जिन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। कल उनका जन्मदिन है और उन्होंने एक छोटी सी दावत रखी है। वहाँ एक ऐसा आदमी भी आने वाला है जिससे मुझे बेहद नफरत है। सुना है कि वह कल उस प्रोफेसर से हमारी
शादी की बात छेड़ने वाला है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम कॉलेज के बाहर के हो, इसलिए किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। बस एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलो, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैंने उसकी आंखों में झलक रही बेचैनी और उम्मीद को देखा। सच कहूं तो उस समय उसे मना करने का मन ही नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसकी यह परेशानी दूर कर देता हूं तो सू तुचांग द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए की डिलीवरी फीस भी मैं बिना किसी अपराध बोध के रख पाऊंगा। इस तरह मैंने अगले दिन एक दिन के लिए सुईरान का नकली बॉयफ्रेंड बनने का फैसला कर लिया। तो फिर कल मिलते हैं, यह कहकर सुईरान मुस्कुराई और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसी समय मेरे मोबाइल फोन से अचानक टिंग की आवाज आई। ये वही परिचित नोटिफिकेशन की ध्वनि थी जिसे सुनकर अब मैं समझ चुका था कि कुछ असाधारण होने वाला है। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला। सिस्टम ने मेरे लिए एक नया डिलीवरी ऑर्डर भेजा था, लेकिन इस बार ऑर्डर का विवरण इतना लापरवाही से लिखा हुआ था कि मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। ऑर्डर में लिखा था, 1 बोतल माओताई शराब और 2 गिलास लेकर आओ, बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर दिए जाएंगे। नीचे पता भी लिखा हुआ था, पास ही किसी भी लिफ्ट में चले जाना, जो लिफ्ट तुम्हें ठीक लगे उसमें जाकर लगातार 4 बार चौथी मंजिल का बटन दबाना। ये पढ़ते ही मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये ऑर्डर भी यिन लोक यानी मृत आत्माओं की दुनिया से आया है। 1 करोड़ रुपए के शेयर। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी मेरे मन में एक सवाल कौंध गया, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने आखिर क्यों छोड़ दिया था? जवाब बेहद सरल था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना एक पल गंवाए केटीवी से बाहर निकला और तेजी से अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचा। इंजन स्टार्ट करते ही मैं पूरी रफ्तार से पास के बड़े शॉपिंग मॉल की ओर निकल पड़ा। मॉल पहुंचते ही मैंने तुरंत एक बोतल फेतियन माओताई प्रीमियम शराब खरीदी और बिना समय बर्बाद किए उस इमारत की लिफ्ट की ओर दौड़ पड़ा। मैं बेसब्री से इंतजार करता रहा कि लिफ्ट में मौजूद सभी लोग बाहर निकल जाएं। जैसे ही लिफ्ट खाली हुई, मैंने तुरंत अंदर जाकर लगातार 4 बार चौथी मंजिल का बटन दबा दिया। अगले ही पल लिफ्ट की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी अंक अचानक अजीबोगरीब चिन्हों और गड़बड़ अक्षरों में बदल गए। उसी समय मेरे मोबाइल फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो गया। कुछ ही क्षणों बाद मुझे फिर वही भयंकर भारहीनता का एहसास हुआ, मानो मेरा शरीर हवा में तैर रहा हो। लिफ्ट तेजी से किसी अज्ञात दिशा में बढ़ रही थी। फिर टिंग की एक हल्की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही मैं बाहर निकला, सू तुचांग मेरे पास आया। उसके साथ एक बड़े पेट वाले शाही व्यक्तित्व के मध्यम आयु के व्यक्ति भी थे। मैंने सू तुचांग से मुस्कुराकर कहा, मैंने 9 लाख रुपए सुईरान को ट्रांसफर कर दिए हैं। सू तुचांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे महसूस हुआ कि यह कर्म का बंधन पूरी तरह समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से कहा, कैसा लगा ओल्ड चेन? मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था ना, सच में ऊपर की दुनिया से खाना मंगाया जा सकता है। अपनी शेखी बघारने के बाद सू तुचांग ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, छोटे भाई, मेरे बगल में खड़े ये चेन होंगफेई हैं। ये यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके नाम पर एक इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। जल्दी करो छोटे भाई, मुझे शराब दो, मेरी तलब लगी हुई है। चेन होंगफेई ने माओताई की बोतल लेते हुए 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास मुझे तथा दूसरा सू तुचांग को पकड़ा दिया। इसके बाद उसने सीधे बोतल से एक बड़ा घूंट भरा और फिर उसे बाहर थूक दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और उस स्वाद का आनंद लेने लगा। इन लोक में इसे मुंह का स्वाद लेना कहा जाता है। यांगलोक का खाना पीना यदि मृत आत्माएं सचमुच निगल लें तो उसका केवल एक ही परिणाम होता है, उनकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सू तुचांग ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ओल्ड चेन, समय बहुत कम है, पहले अपनी बात बता दो, बाद में आराम से स्वाद लेते रहना। हाँ, पहले जरूरी काम कर लेते हैं। चेन होंगफेई ने मुझे एक पता बताया और उम्मीद भरी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा, वह मेरा घर है, वहां पहुंचने के बाद तुम मेरी मूर्ति को छू लेना, फिर मुझे तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने देना। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने बहुत सी हॉरर फिल्में देखी हैं, क्या किसी को भी यूं ही अपने शरीर पर कब्जा करने दिया जा सकता है? अगर वह मेरे शरीर में आकर बाहर ही ना निकला तो क्या मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? यह तो बहुत बड़ा जोखिम था। चेन होंगफेई ने कहा, छोटे भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मदद कर दो। मेरा और मेरी पूर्व पत्नी का इकलौता बेटा चेन तियानमिंग है। मेरी मृत्यु के बाद जब मैं यमलोक में जाकर जीवन मृत्यु के अभिलेख देख पाया, तभी मुझे पता चला कि वह मेरा असली बेटा ही नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जो संपत्ति और कारोबार खड़ा किया है, वह किसी पराये बेटे के हाथों में नहीं जाना चाहिए। मैं बस ऊपर जाकर अपनी वर्तमान पत्नी से यह कहना चाहता हूँ कि वह चेन तियानमिंग को विरासत में मिलने वाले शेयरों के अधिकार से वंचित कर दे। इसके बाद उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर तुम्हें दे दूंगा। क्या कहते हो छोटे भाई? चेन तियानमिंग का नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। कॉलेज के गेट पर देखा हुआ वह दृश्य तुरंत मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं गुस्से में चेन होंगफेई का कॉलर पकड़कर बोला, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा बेटा झोंगहाई यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष है? चेन होंगफेई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया
और बोला, तुम उसे जानते हो? मैंने उसका कॉलर छोड़ दिया और ठंडी नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, जानता हूँ। आज दोपहर उसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। दोनों होटल का कमरा लेकर घूम रहे थे। यह सुनते ही चेन होंगफेई गुस्से से फट पड़ा। हरामजादा, उसके बाप को मरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और उसे औरतों के साथ मौज मस्ती करने की सूझ रही है। मेरे चेहरे का भाव देखकर उसे समझ आ गया कि इस समय मुझे मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत चेन तियानमिंग से अपना पल्ला झाड़ते हुए विनम्रता से कहना शुरू कर दिया, छोटे भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चेन तियानमिंग तो एक पराया बेटा है। जब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा तो उससे तुम्हारे सामने घुटनों के बल माफी मंगवाऊंगा। मैंने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। ये सुझाव बुरा नहीं था, लेकिन तुम मुझे ये कैसे यकीन दिलाओगे कि तुम मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर लोगे? चेन होंगफेई ने विनम्रता से कहा, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक मृत आत्मा हूँ। ये लोक से बाहर निकले हुए यदि 1 घंटे से अधिक समय हो जाए तो मेरी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मैंने उसकी ओर देखा और फिर सु तुचांग की तरफ नजर घुमाई। सु तुचांग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है, हमने इसके बारे में पता किया है। किसी मृत आत्मा को किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के लिए उस जीवित व्यक्ति का ऐसा होना जरूरी है जो यिन और यांग दोनों लोगों के बीच आ जा सके। साथ ही उसे उस मृत आत्मा की जीवन काल में सबसे प्रिय वस्तु या उसकी प्रतिमा को स्पर्श करना होता है। इसके अलावा समय की भी एक सीमा होती है। वह अधिकतम आधा शिचेन तक ही रह सकता है, जो आधुनिक समय के अनुसार लगभग 1 घंटे के बराबर है। सुतुचंग ने कहा, अगर कोई मृत आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लेती है तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। जितना अधिक इंगदे होगा तुम्हारा भाग्य उतना ही अच्छा होगा, और जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा तो भविष्य में तुम्हारी मृत्यु के बाद इन लोक में तुम्हारा ऊंचा पद और अधिकार होगा। अगर तुम पुनर्जन्म लेना चाहो तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हो सकते हो। मैंने उंगलियां चटकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अपने शरीर में प्रवेश करने दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे जाऊंगा? यह सुनकर चेन होंगफेई खुशी से लगभग रो पड़ा और बोला, धन्यवाद, मेरी वर्तमान पत्नी का नाम छिन श्यान्यू है। तुम उसके सामने एक वाक्य बोल देना, वह तुम्हें घर में आने से नहीं रोकेगी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वाक्य? चेन होंगफेई का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झेंपते हुए कहा, सिर उठाकर चमकते चांद को देखता हूँ, सिर झुकाकर काली स्टॉकिंग्स को खींचता हूँ। सो तुच्यांग से विदा लेकर मैं शांत भाव से वापस लिफ्ट में आ गया। पिछली बार का अनुभव होने के कारण इस बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ वह धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। दरवाजा खुलने पर मैं फिर से शॉपिंग मॉल की पहली मंजिल पर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद मैं चेन होंगफेई द्वारा बताए गए पते मिंगयुए जीचेंग पहुंच गया। ये एक बेहद प्रसिद्ध लग्जरी रिहायशी सोसाइटी थी। यहाँ सिर्फ घर देखने के लिए भी अपनी आर्थिक क्षमता का प्रमाण देना पड़ता था। यदि आपके पास करोड़ों की संपत्ति न हो तो यहाँ घर खरीदने की योग्यता ही नहीं थी। मैं अभी अंदर जाने ही वाला था कि सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक लिया। गैर निवासियों का अंदर जाना मना है। अगर आप डिलीवरी देने आए हैं तो सामान यहीं रख दीजिए, मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बहन यहाँ रहती है तो तुम्हें फूड डिलीवरी करने की क्या जरूरत है? ये कहकर उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और मुझे बाहर निकलवाने के लिए लोगों को बुलाने ही वाला था। मैंने पलट कर कहा, क्या हुआ? गेट पर खड़े होकर फूड डिलीवरी वालों को नीची नजर से देखते हो? क्या कोई इंसान शौक से या अनुभव के लिए काम नहीं कर सकता? फिर मैंने सीधे कहा, अभी बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट 1301 में रहने वाली छिन श्यान्यू से संपर्क करो, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। अगर वह सच में मेरी बहन निकली तो उसकी एक शिकायत पर न सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह कटेगी बल्कि नौकरी भी जा सकती है। गार्ड ने मेरा आत्मविश्वास देखकर कुछ देर तक मुझे गौर से देखा। आम फूड डिलीवरी करने वाला लड़का इतनी बेफिक्री और दबंग अंदाज में बात नहीं करता था, इसलिए उसे मेरी बात में थोड़ी सच्चाई नजर आई। आखिरकार उसने कहा, मेरे साथ अंदर चलो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। लॉबी में पहुंचने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फोन मिलाया और मुझे थमा दिया। हेलो, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की बेहद मोहक आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत कहा, यून जी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर रोक लिया है और मुझे नीची नजर से देख रहा है। महिला ने हैरानी से कहा, मैं तो इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। छिन श्यान्यू फोन काटने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से कहा, रुकिए, क्या आपको वह कविता याद नहीं जो मैंने उस रात आपको सुनाई थी? मैंने तुरंत वह पंक्ति दोहरा दी। सिर उठाकर चमकते चांद को देखता हूँ, सिर झुकाकर काली स्टॉकिंग्स को खींचता हूँ। लेकिन मेरी बात पूरी होते ही फोन फिर भी कट गया। रिसीवर पकड़े हुए मेरा हाथ हल्का सा कांप गया। मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला था। फिर उसने फोन क्यों काट दिया? अच्छा, नाटक करता रहो करता रहो। सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मालिक के रिश्तेदार बनकर सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन फिर से बज उठा। उसने देखा कि कॉल उसी फ्लैट के मालिक की ओर से थी। फोन उठाते ही उसने आत्मविश्वास से कहा, सम्मानित मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं इस संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पुलिस स्टेशन भेजकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता हूँ।
फोन के दूसरी तरफ से छिन शियान्यू गुस्से में बोली, वह मेरा छोटा भाई है, मैंने गलती से फोन काट दिया था बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे संदिग्ध व्यक्ति कहने की? उसे बाहर रोकना ही काफी नहीं था, ऊपर से उसका अपमान भी किया। अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो, नहीं तो कल से तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने घबरा कर मेरी ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच अपनी गलती मानता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मेरे सामने झुककर माफी मांगी। मैंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया और उसे परेशान किए बिना सोसाइटी के अंदर चला गया। कुछ ही देर में मैं चेन होंगफेई के घर के बाहर खड़ा था। दरवाजे की घंटी बजाने के बाद मुझे अंदर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजा खुला। मेरे सामने एक बेहद आकर्षक और खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके नाजुक नैन नक्श और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उसकी उम्र 30 साल से भी कम लग रही थी। मैं मन ही मन हैरान रह गया। ये क्या मामला है? क्या मैं गलत घर पर आ गया हूँ? चेन होंगफेई तो 50 वर्ष से भी अधिक उम्र का था। सामने खड़ी यह युवती तो उसकी बेटी की उम्र की लग रही थी। छिन शियान्यू ने मुझे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हें वह कविता कैसे पता है? मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया और अनायास मेरे मुंह से निकला, आप सचमुच वही हैं? छिन शियान्यू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। मैंने पूछा, अगर मैं कहूँ कि ये बातें मुझे चेन होंगफेई ने खुद बताई हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगी? छिन शियान्यू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन वह 2 पंक्तियां तुम्हारे मुंह से सुनना अपने आप में एक ऐसी बात है जिसका होना ही असंभव था, फिर भी वह हो गई। अंदर आ जाओ। घर के अंदर प्रवेश करते ही मेरी नजर सबसे पहले ड्राइंग रूम की मेज पर रखी चेन होंगफेई की तस्वीर पर पड़ी। छिन शियान्यू ने कहा, मेरी सहज भावना कह रही है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें पहले कभी नहीं मिली हूँ, फिर भी तुम्हें होंगफेई के मरने से पहले कही गई बातों का पता है। अब तो शाम भी होने लगी है। इस समय मेरे घर आने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई बहुत जरूरी बात होगी, है ना? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। इसके बाद छिन शियान्यू की हैरानी भरी निगाहों के बीच मैं मेज के पास जाकर उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और कहा, जरा एक पल इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया, कांपती हुई उंगलियों से धीरे धीरे चेन होंगफेई की तस्वीर को छुआ। अगले ही पल ऐसा महसूस हुआ मानो बिजली की एक धारा मेरे शरीर में समा गई हो। मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि मेरी चेतना के भीतर एक और परछाई मौजूद है। वह चेन होंगफेई ही था। हालांकि इस समय मेरे शरीर का नियंत्रण अभी भी मेरे ही हाथ में था। चेन होंगफेई खुशामद भरी मुस्कान के साथ बोला, छोटे भाई, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मन ही मन सोच लेना, मैं सुन सकता हूँ। और तुम्हें बस मन में एक विचार करना होगा कि तुम मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हो, बस इतना ही। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम पहल और नियंत्रण पूरी तरह मेरे हाथ में था। यहाँ तक कि अगर भविष्य में मुझे कोई और भटकती आत्मा मिल भी जाए तो मेरी अनुमति के बिना वो मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसके पास कुछ करने के अलावा सिर्फ बेबस होकर इंतजार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। मैंने मन ही मन सोचा, आ जाओ। मेरे ऐसा सोचते ही चेन होंगफेई, जो पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तुरंत धुंध के एक गुच्छे में बदल गया और मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह एहसास किसी लकवे से कम नहीं था। हालांकि एक बात उल्लेखनीय थी कि मनुष्य की 5 इंद्रियां, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, घ्राण और स्पर्श पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा था। केवल मेरा शरीर अगले 1 घंटे तक पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। छिन शियान्यू मुझे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो मेरी आंखों में बिना किसी छिपाव के स्नेह झलक रहा था। मेरी प्यारी यूनियन। छिन शियान्यू की पुतलियां से कुड़ गई। उसके सामने खड़े इस युवा चेहरे के हाव भाव और व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग हो चुके थे। अगर केवल चेहरे को छोड़ दिया जाए तो इस समय मेरे भीतर से झलकने वाला स्वभाव और आचरण बिल्कुल चेन होंगफेई जैसा था। चेन होंगफेई की बाकी हर बात मेरी यादों वाले उसी चेन होंगफेई से बिल्कुल मिल रही थी, खासकर श्याओ यूनियन कहने का उसका लहजा। श्याओ यूनियन, मैं वापस आ गया हूँ। छिन शियान्यू की सुंदर आंखें अचानक फैल गई। होंगफेई, तुम क्या सच में होंगफेई हो? चेन होंगफेई ने मेरा हाथ उठाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। इस बार मैं ऊपर एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। तियानमिंग उस औरत और उसके प्रेमी से पैदा हुआ बच्चा है। चेन होंगफेई ने गुस्से में जोर से चिल्लाया। उसके साथ ही मेरा हाथ भी जोर से उसके सिर को पकड़ने लगा। मैं मन ही मन चिल्लाया, जरा हल्के, तुम उसे दर्द पहुंचा रहे हो। छिन शियान्यू स्तब्ध रह गई। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सकी और पूछ बैठी, वह तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? नहीं। अभी उसे फोन करो और कहो कि वह आधे घंटे के भीतर घर वापस आए। चेन होंगफेई का गुस्सा चरम पर था। इसके अलावा कल ही जल्द से जल्द डीएनए परीक्षण की व्यवस्था करो और उसके उत्तराधिकार के अधिकार को रद्द कर दो। छिन शियान्यू ने कुछ असहज होकर कहा, यह तो शायद संभव नहीं है। तुम्हारे शरीर का तो अंतिम संस्कार हो चुका है और उसकी राख भी विसर्जित कर दी गई है। चेन होंगफेई ने कहा, मेरे नमूने से जांच नहीं करनी है, बल्कि कंपनी के ट्रांसपोर्ट ड्राइवर लाओ, लियू के नमूने से करानी है। यह सुनकर छिन शियान्यू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। अचानक उसे याद आया कि लाओ लियू हर बार चेन तियानमिंग को देखते समय उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिखाई देता था। वह हमेशा सोचती थी कि यह केवल मालिक के बेटे के प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव है, लेकिन चेन होंगफेई की बात सुनने के बाद उसे
एहसास हुआ कि वह नजरें किसी ऐसे पिता की थीं जो परिस्थितियों के कारण अपने बेटे को अपना नहीं कह सकता था और दूर से ही उसे देखता रहता था। छिन शियान्यू ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और चेन तियानमिंग को फोन किया। उसने उससे कहा कि कंपनी में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और उसे जितनी जल्दी हो सके घर वापस आना होगा। 10,000 नहीं, मामला बेहद जरूरी था। चेन होंगफेई ने आगे कहा, और एक बात, जिस व्यक्ति के शरीर में मैं अभी हूं उसका नाम वांग यांग है। मैंने उससे वादा किया है कि उसे कंपनी के 10% शेयर दिए जाएंगे। इस बात पर कोई आपत्ति मत करना। जरा सोचो, मैं उसके माध्यम से इस दुनिया में वापस आ सका हूं। कुल मिलाकर उसका भविष्य साधारण नहीं है। अब जबकि मैं मर चुका हूं, संभव है कि मेरी कंपनी धीरे धीरे गिरावट की ओर चली जाए, लेकिन अगर उसके पास कंपनी का हिस्सा होगा तो कंपनी कभी नहीं डूबेगी, बल्कि पहले से भी अधिक आगे बढ़ेगी। मेरे बारे में चेन होंगफेई की इतनी ऊंची राय सुनकर छिन शियान्यू ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। उसी समय ब्लू स्काई होटल के एक आलीशान स्वीट में यांग लू घबराए हुए भाव से बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। चेन तियानमिंग जल्दबाजी में अपने कपड़े पहन रहा था। यांग लू घबराकर बोली, तियानमिंग क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, वो फूड डिलीवरी करने वाला सच में मेरा क्लासमेट है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। चेन तियानमिंग ने जल्दबाजी में कहा, मेरी यून आंटी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, मैं लौटकर तुमसे बात करता हूँ। कुछ ही देर बाद चेन तियानमिंग जल्दबाजी में अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला, सामने खड़े युवा व्यक्ति को देखकर वो एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी नजर सबसे पहले उस चमकीले रंग की फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पर पड़ी। वह उसी क्षण उसे पहचान गया। ये वही है, बिल्कुल वही, कॉलेज के गेट पर खड़ा वह फूड डिलीवरी वाला। उसने गुस्से से कहा, यून आंटी, मेरे पिता को मरे हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, उनकी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई होगी और आपको किसी दूसरे आदमी को घर लाने की फुर्सत मिल गई। क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे पिता ऊपर से वापस आकर आपसे हिसाब मांगेंगे? चेन तियानमिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी और आदमी के साथ संबंध रखना एक बात थी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी कि किसी फूड डिलीवरी वाले को ही घर ले आई? लेकिन छिन शियान्यू ने बिना किसी झिझक के मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, वो ऊपर से सचमुच मुझे ढूंढने आया है। तियानमिंग, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ये सुनते ही चेन तियानमिंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। क्या बकवास है ये? आप मेरी सौतेली माँ हैं। किसी भी अजनबी आदमी को घर लाकर उसे मेरा पिता कैसे कह सकती हैं? ये कैसी बेवकूफी भरी बात कर रही हैं? चेन होंगफेई ने मेरा हाथ उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, अंदर आ जाओ। उसकी आवाज और बोलने का अंदाज देखकर चेन तियानमिंग का दिल जोर से धड़क उठा। ये बिल्कुल उसके पिता के उस रूप जैसा था जब वह कंपनी के कर्मचारियों पर गुस्सा करते थे। अभी भी वहीं खड़े हो, मेरे कीमती समय को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? चेन होंगफेई ने बिना एक पल गंवाए पास रखी एक कुर्सी उठाई और सीधे उसकी ओर फेंक दी। चेन तियानमिंग अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि कुर्सी सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। मजबूत लकड़ी की वह भारी कुर्सी इतनी जोर से लगी कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने मन ही मन कहा, जरा संभल कर, कहीं उसकी जान मत ले लेना, अगर कोई मामला बन गया तो फंसूंगा मैं। चेन होंगफेई ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और घायल चेन तियानमिंग को घसीटते हुए घर के अंदर ले आया। फिर उसने गुस्से में कहा, अच्छा, मुझे मरे हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और तुम्हें लड़की पटाने की पड़ी है? जैसा तुम चाहते थे, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें पता भी है कि इस बार तुमने किस आदमी की प्रेमिका पर नजर डाली? तुम आखिर हो कौन? चेन तियानमिंग ने भय से कांपते हुए मेरी ओर देखा। चेन होंगफेई ने ठंडे स्वर में कहा, पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसी क्षण चेन तियानमिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति अभी भी वांग यांग का शरीर लिए हुए है, लेकिन उसका चेहरा अचानक चेन होंगफेई का बन गया हो, पीला, खून रहित और भूत जैसा। वह डर के मारे कांप उठा। पिताजी, मैं आपको पिताजी कहता हूँ, बस मुझे डराइए मत, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेन होंगफेई ने गुस्से में कहा, घुटनों के बल बैठ जाओ और बताओ तुम्हारी गलती क्या है? चेन तियानमिंग अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि वह पिटाई से डर गया है या इस अलौकिक घटना से। वह रोते हुए बोला, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मेरी ही गलती थी, मुझे किसी और की प्रेमिका को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं सचमुच अंधा हो गया था और मुझे उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए था। चेन होंगफेई ने आदेश भरे स्वर में कहा, ठीक से घुटनों के बल बैठो और मुझे पिताजी कहकर बुलाओ। उसकी आवाज में जरा भी अवज्ञा की गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही चेन तियानमिंग ने कांपती हुई आवाज में पिताजी कहा, मैं अपनी हंसी रोकते रोकते रह गया। ये सिर्फ मन की भड़ास निकालने वाली बात नहीं थी, बल्कि सच कहूं तो मुझे अंदर से जबरदस्त संतोष महसूस हो रहा था। चेन होंगफेई ने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा, अब जब तुमने मेरी नाराजगी कुछ कम कर दी है तो असली बात पर आते हैं। उसने घृणा भरी नजरों से चेन तियानमिंग की ओर देखा और कहा, आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। अब तुम्हें मेरे परिवार का सदस्य कहलाने या मेरे घर का एक भी पैसा खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी सारी संपत्ति सिर्फ शियान्यू और रोरो की है। अब यहाँ से निकल जाओ।